आज हम बात करेंगे एक वर्ड महात्मा के बारे में। महात्मा यानी कि महान आत्मा। आप हर किसी को तो ये पदवी नहीं दे सकते कि ये महात्मा है। बहुत बड़े संत होंगे, साधु होंगे, बहुत सब इंसानों को समान मानने वाले ये साधु यानी कि हो गए महात्मा। जो औरत आदमी में फ़र्क नहीं करता है, जो किसी रिलीजन में फ़र्क नहीं करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज महात्मा। अब मैं आपको, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 6 पॉइंट आपको पूछती हूँ, सिर्फ 6। ठीक है, 6 सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो मुझे लगा कि 6 में से 6 भी इस इंसान को महात्मा बोलने लायक नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है, अगर आपको 6 में से, आई बेट कि 6 में से एक भी पॉइंट लगा वैलिड कि नहीं ये तो एक महात्मा के लक्षण है, तो हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि इस आदमी को महात्मा बोलना चाहिए। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट, आप जो भी धर्म के होंगे, जो भी मेरा व्यूअर है, जो भी ये देख रहा है, आप क्रिश्चियन होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, बुद्ध होंगे, सिख होंगे, जो भी होंगे, आपका जो भी रिलीजन होगा, आप अपना एक धार्मिक स्थल आप अपने दिमाग में लाइए। जैसे कि मेरे लिए मंदिर है, ठीक है, आपके लिए मस्जिद होगा, आपके लिए चर्च होगा। आप अपना एक धार्मिक स्थल अपने दिमाग में ला लिया। अब सोचिए कि ये जो महान आत्मा है, ये किसी और रिलीजन का धार्मिक किताब ला के तुम्हारे धार्मिक स्थल पे पढ़ रहा है, उसका मीनिंग बता रहा है। ठीक है, वो तुम्हारे स्थान पे आके, तुम्हारे फॉर एग्जांपल मेरे मंदिर में आके कोई आके कुरान पढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ दिन से सुन रही हूँ, फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक काम करिए, आप रिक्वेस्ट करती है काम करिए कि मेरा जो भी धार्मिक बुक है, हमारा भी जो धार्मिक बुक है, वो उनके स्थान पे जाके पढ़िए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जो गीता है, वो गीता आप मस्जिद में जाके भी पढ़िए, उनको भी मीनिंग बताइए गीता कितनी ब्यूटीफुल है। पर ये इंसान, ये जो महात्मा है, सो कॉल्ड महात्मा, ये रिजेक्ट कर देता है। ये उनकी धार्मिक किताब आपके यहाँ पे आके पढ़ रहा है, लेकिन आपकी धार्मिक किताब वहाँ पे जाके नहीं पढ़ रहा है। तो आप इस इंसान को महात्मा कहेंगे या नहीं? सेकंड पॉइंट, अब इस महात्मा की बीवी बीमार पड़ जाती है, किसी बीमारी से बीमार हो जाती है, और ये महात्मा है जो फॉरेन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नहीं यूज़ करना, फॉरेन मतलब जो भी दवाइयाँ हैं उसको यूज़ नहीं करना, इस राह पे चलते हैं। अच्छी बात है। तो वो अपनी बीवी को फॉरेन की मेडिसिन से वो बच सकती थी, आई मीन फिरंगियों की दवाई से वो बच सकती थी, उनको नहीं बचाया। ठीक है, उनको मरने दिया। अब ठीक है, कुछ महीने बाद इनको भी वही सेम बीमारी हो जाती है, और ये तुरंत दौड़ के जाके वो दवाई लेके खुद को ठीक करते, तुरंत। डबल स्टैंडर्ड्स, मतलब दूसरे मर रहे थे तो अलग रूल था, खुद की जान पे आ गई तो फिर अलग रूल। तो आप इस आदमी को महात्मा कहेंगे या नहीं? अब तीसरा पॉइंट, सपोज करो कि दो कम्युनिटीज़ हैं, आपकी होंगी और कोई और पकड़ लो इमेजिनरी, जो भी आपके अगेंस्ट आइडियोलॉजीज जाती है, सपोज करो उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, उनमें क्लैशेस हो रहे हैं। अब क्लैशेस इतने बढ़ गए हैं कि ये कम्युनिटी वाला इस कम्युनिटी पे बहुत भारी पड़ रहा है, मारना काटना चालू हो गया है, इस कम्युनिटी की औरतों का रेप करने चालू हो गए हैं। लेकिन ये जो महात्मा है, ये जो दूसरी कम्युनिटी है जो सफ़र हो रही है, उसको बोलता है कि तुम्हारी धार्मिक किताब में लिखा है कि नॉन वायलेंस इज़ द वे ऑफ लिविंग लाइफ। अहिंसा जो है वो तुमने अपनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और क्योंकि ये सेकंड कम्युनिटी है, इनका रीडिंग उतना नहीं है, और इन्होंने अपने धार्मिक किताबों पे उतना ध्यान नहीं दिया, पूरा श्लोक पढ़ा नहीं, पूरा पूरा स्टांजा नहीं पढ़ा। उसके आगे ये भी लिखा है कि अहिंसा ये धर्म है ज़रूर, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म पे हानि पहुंचाता है, यानी धर्म पे नहीं, अगर कोई अधर्मिक चीज़ें करता है, जैसे कि औरतों को मारना, उनके रेप करना, खून करना, आदमियों के मर्डर करना, ये अगर कोई दूसरा अगर हमारे पे हावी हो रहा है, तो अपने को, खुद को, अपना धर्म बचाने के लिए अगर तुम हिंसा करते हो, अगर तुम वायलेंस करते हो, तो वो भी राइटियसनेस है, वो भी धर्म है। तो ये आधा श्लोक पढ़ा के इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई तू नॉन वायलेंस के राह पे चल, वो लोग कुछ भी करे, तू मर जा, कट जा, लेकिन तू हथियार मत उठा। लेकिन ये सीख वो इनको नहीं दे रहा है, ये सीख इनको नहीं दे रहा है, वो सिर्फ इनको शांत रहने बोल रहा है, इनको शांत रहने नहीं बोल रहा है। तो ऐसे इंसान को आप महात्मा कहोगे या नहीं कहोगे? अब जो ये कम्युनिटी वाले हैं, इन्होंने क्या किया, इस कम्युनिटी के भगवान पे एक बहुत घटिया बुक लिख दिया, बहुत घटिया, जो इनकी मान्यता, इनकी आस्था को ठेस पहुंचाए, ऐसी बुक लिखा, और उनके भगवान के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, भगवान के गंदा गंदा छाप दिया। अब ये लोग जो बेचारे हैं, वो उस महात्मा के पास दौड़े चले गए कि इन्होंने देखो ऐसे ऐसे बुक छापा है, इनके लोगों ने ऐसे बुक प्रिंट किया है, तो अभी क्या करना।
अब ये महात्मा बोलते हैं उनका राइट है, उनका फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो दे कैन राइट वॉट एवर दे वॉन्ट। तुम्हें मानना है, तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये तुम्हारी बात है। चलो, फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जवाब देते हैं फिर उन्हीं के तरीके से। हम लोग भी क्या करते हैं, इनकी जो मान्यता है, इनका जो भगवान है, इनका जो भी गॉड है, इस पर हम लोग भी बुक लिखते हैं। अब इन्होंने भी एक गंदा सा बुक लिख के प्रिंट कर दिया। ये दिस वॉज रिएक्शन। स्टार्ट किसने किया? इस कम्युनिटी ने। दिस वॉज द रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड दिस वॉज द रिएक्शन, एंड इन्होंने छाप दिया। अब क्या करते हैं, इन कम्युनिटी वाले कुछ लोग आके, जिसने वो छापा था, जिसने वो लिखा था, उसका आके दिन दहाड़े मर्डर कर देते हैं, मार डालते हैं। जब ये लोग फिर से इस महात्मा के पास पहुंचे, क्योंकि ये तो अहिंसा की राह पे चल रहे हैं, क्योंकि महात्मा ने इनको सिखाया है कि अहिंसा करो, ब्रेन वॉश किया है। महात्मा के पास पहुंचे कि इन लोगों ने हमारे जो राइटर था उसको मार दिया, फिर इन्होंने तो वैसे ही लिखा था, फिर हमने लिखा तो क्या प्रॉब्लम है। तब वो महात्मा कहते हैं कि तुमने उनके धर्म को ठेस पहुंचाई, तुमने उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई, तुमने उनको आहत किया, तो उनका बराबर है, उनकी रिएक्शन तो रहेगी। डबल स्टैंडर्ड्स अगेन। एक कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर करना, एक कम्युनिटी को कम फेवर करना। कम यानी फेवर करना ही नहीं, दूसरी कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कम है ना, उनको ज़्यादा फेवर। ऐसे इंसान को आप महात्मा कहेंगे या नहीं कहेंगे? अब 5वां पॉइंट। अब क्या होता है, इन दोनों की कम्युनिटी के क्लैशेस देख के लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों में बहुत डिस्टर्बेंस है, लोग चैन से जी नहीं पा रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, ये जो अखंड टुकड़ा है, ये ज़मीन का टुकड़ा, इसको विभाजन कर देते हैं, इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, ताकि दोनों अलग अलग रूल करें, दोनों अपनी अपनी मान्यता के साथ अलग अलग ज़मीन पे रहे और खुशी से रहे, कोई क्लैशेस नहीं, कोई टेंशन्स नहीं। ठीक है, ये महाभारत में भी हुआ था, जब कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई थी। कौरव और पांडव के बीच में बहुत क्लैशेस होते थे, तो फिर भीष्म पितामह ने कह दिया कि चलो पार्टीशन कर देते हैं, इनको हस्तिनापुर दे देते हैं कौरव को, और पांडव अपना नया राज्य स्थापन करेंगे, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो वॉज अ गुड डिसीजन, दोनों अलग अलग रहो। ठीक है, अब क्या हो गया, इस आइडिया पे ये महान इंसान ये रोक सकता था, ये ज़मीन के टुकड़े को विभाजन होने से रोक सकता था, दोनों को इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म पढ़ा के, लेकिन ये एक ही को पढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन चलो पार्टीशन हो गया, अब टुकड़े हो गए ज़मीन के 2। अब जब टुकड़े हो गए, तब ये महान आदमी क्या बोलता है, जिसको जहाँ रहना है रहो, किसी को ज़बरदस्ती नहीं, इस कम्युनिटी को इधर जाने की ज़बरदस्ती नहीं, इस कम्युनिटी को इधर जाने की ज़बरदस्ती नहीं है, दोनों मिलजुल के भाईचारे से रहो, कहीं पे भी रह सकते। भाई तेरे को यही करना था, भाईचारे से ही रखना था, तो फिर वो ज़मीन के टुकड़े को अखंड रखता ना, अखंड रख के भी ये तो बोल सकता था। फिर पार्टीशन का मतलब ही क्या हुआ? अब कौरव पांडव अलग होने के बाद अगर बोलें, फिर भीष्म पितामह बोलेंगे कि जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहो, और फिर उसमें से 50 कौरव बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम लोग तो इंद्रप्रस्थ से ज़्यादा ये दिख रहा है, समृद्ध दिख रहा है, ज़्यादा पैसे वाला दिख रहा है, तो हम लोग उधर घुसते हैं। हो गया, फिर पार्टीशन का मतलब ही क्या था? तो ये बेवकूफ़ियत, एक तो पार्टीशन किया, और पार्टीशन करने का बोलती जिसको जहाँ रखना है रखो, तो टेंशन कहाँ खत्म होंगे? टेंशन कहाँ खत्म होंगे? पूरी लाइफ गुजर जाएगी, 100-200 साल गुजर जाएंगे, तो भी टेंशन नहीं खत्म होगा। हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, इसकी लड़ाई चलती रहेंगी। अगर सेपरेट कर दिया था, उनको सेपरेट अमाउंट के लिए अनशन करके उनको पैसे दिलवाए गए थे, जबकि पार्टीशन होने के बाद भी उन्होंने क्रुएल्टी नहीं छोड़ी थी। इस वाले ने इस वाले पे अटैक करना नहीं छोड़ा था, और घुस के और इस वाली ज़मीन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हड़पने के चक्कर में बंदूकें चलाई जा रही थी, लोग मारे जा रहे थे, बहुत बहुत हिंसा हो रही थी, बहुत हिंसा हो रही थी। उस टाइम पे ये महात्मा अनशन पे बैठ के उनको पैसे दो, चाहे वो वॉर के लिए यूज़ हो, चाहे वो इस टुकड़े के अगेंस्ट यूज़ हो, इस दूसरे जो चुपचाप बैठे थे अपने राज्य में, उनको तकलीफ हो, लेकिन पैसे उनको दो। इसलिए वो भूख हड़ताल कर देता है और उसको पैसे मिला के देता है, जबकि वो हिंसा कर रहा है, वो टेंशन्स क्रिएट कर रहा है, और आज तक टेंशन्स क्रिएट कर रहा है, वो नाक में दम करके रख दिया है। सो आप ऐसे इंसान को महात्मा कहेंगे या नहीं? अब द 6th लास्ट पॉइंट, और बहुत ही घटिया पॉइंट, अगर वो आज की डेट में किया गया, आज की डेट में हुआ, तो आप तो भाई उसको जेल में डाल देंगे, उसको सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे, फिडोफाइल कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, और उसको जेल में डाल देंगे। अब ये जो इंसान है, ये बोलता है कि मैं अपनी सिलेबस ही चेक करूँगा, मैं अपनी ब्रह्मचार्य का एक्सपेरिमेंट करूँगा कि मैं सच में मन से ब्रह्मचारी बन गया हूँ या नहीं, मेरा अभी सेक्स पे कंट्रोल है कि नहीं। तो मैं रात को 1-2 लड़कियां ले जाके जो अपने रिलेशन में है, उनको ले जाके बेडरूम बंद करके उनके साथ सोऊंगा एक बेड पे, और देखूंगा कि मेरे सेक्स पे कितना कंट्रोल है। आज की डेट में आपका जो भी गुरु होगा, आप जिसको भी मानते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सदगुरु जग्गी वासुदेव को मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, उनकी टीचिंग्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल को कोई भी
ऐसा ऐसा बोलता है कि मैं अभी एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, मैं अपनी भांजियों को या मैं अपनी दूर के रिलेटिव को लेके बेडरूम में, दूर के रिलेटिव क्या, अननोन वुमन को भी लेके मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ, उसके साथ सोने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लोग तो बवाल कर देंगे, जेल में डाल देंगे। ऐसे आदमी को आप महात्मा कहेंगे? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया? उसके बहुत सारे तरीके हैं। तुम्हारे बॉडी पे कंट्रोल है कि नहीं देखने के, और भी बहुत सारे तरीके। जीती जात की लड़की बेडरूम में ले जाने की क्या ज़रूरत है? सो ये तो मैंने 6 पॉइंट बताए। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स। सो और ऐसा इंसान अगर पता चलता है कि इस ज़मीन के टुकड़े को बहुत हार्म कर रहा है, एक जो है उसमें बैठा है लेकिन बात दूसरे की ज़मीन के लिए कर रहा है, दूसरों के हक के लिए कर रहा है, जिसके कारण इन लोगों का धर्म आहत हो रहा है, इन लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, इनको गलत पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें से अगर इन लाखों लोगों में से एक इंसान उठ के उसको ख़त्म कर देता है, ख़त्म करने की सोचता है, तो किसकी गलती थी इसमें? उसको ख़त्म करने की सोच रहा है, ये इसमें गलती किसकी थी? उसको प्रोवोक किसने किया था? फिर आप बोलते हो वो इंसान ने फिर भी पेशेंस रखना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। क्या सेंस बनता है इसको? मुझे ये जब डिस्कशन मैं कर रही थी तो जो अदर पर्सन था, क्योंकि मैं ऐसे पर्सन से डिस्कस करके वीडियो बनाती हूँ जो उसकी तरफ से बोले, तो महात्मा की तरफ से बोल रहा था, तो उसने मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, ही आस्क्ड मी जस्ट वन क्वेश्चन कि अगर तेरे विचार और तेरी आइडियोलॉजी, तू 1000 के रूम में है और 1000 के रूम में बैठ के सारे 1000 लोग अलग सोच रहे हैं और तेरी आइडियोलॉजी और तेरी विचारधारा अलग है और तेरी विचार अलग है, तेरी सोचने की थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो अलग है, इसके लिए कोई उठ के तुझे मार दे, गोली मार दे, तो ये सही है कि गलत है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गलत है, गोली मारना तो गलत है। अगर मेरे से विचार अलग हैं तो मुझे गोली क्यों मारना चाहिए? लेकिन हाँ, द नेक्स्ट आंसर इज़ कि अगर मेरे विचार से वो 1000 लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर मेरे एक के विचार के कारण 1000 लोगों के पे, वो जो रूम में बैठे हुए 1000 लोग हैं, उन पर अगर निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसमें से एक अगर मुझे गोली मार देता है तो फिर बराबर है ना? मेरी थिंकिंग मैं मेरे तक रखूँ, मेरी थिंकिंग में लोगों के दिमाग में क्यों डालने की कोशिश करूँ? और वो डालने की कोशिश से अगर वो 1000 लोगों को लॉस दिख रहा है तो मुझे मारेंगे ना? सीधी सी बात है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।